नमस्कार, मैं अमित त्यागी शुभ 24 न्यूज चैनल से, जो सैटेलाइट पे है रफ्तार टीवी के साथ। आज हमारे स्टूडियो में एक युवा नेता जो जयपुर ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, राजेश चौधरी जी आए हैं। सबसे पहले राजेश चौधरी जी, आपका धन्यवाद समय देने के लिए। शुरुआत करते हैं कि राजनीति में पदार्पण आपका कैसे हुआ? सबसे पहले तो मैं शुभ टीवी को धन्यवाद देता हूं कि आज मुझे आपने मौका दिया। अमित जी, छात्र संघ चुनाव के समय से ही मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में सक्रिय रहा और 2003-04 में राजस्थान विश्वविद्यालय के बहुत बड़े महाविद्यालय राजस्थान महाविद्यालय का मैं लार्जेस्ट वोटों से जीता हुआ छात्र संघ अध्यक्ष बना। उसके बाद में मैंने राहुल गांधी जी के द्वारा शुरू करवाई हुई युवा कांग्रेस के चुनावों की प्रक्रिया का हिस्सा बन के जयपुर ग्रामीण में भी मैं उपाध्यक्ष बना और फिर प्रदेश में भी 2-3 जगह मैंने चुनाव लड़के पद प्राप्त किए और उन पे काम किया। वर्तमान में मैं जुड़ाव और सक्रियता की दृष्टि से जयपुर ग्रामीण से जुड़ा हुआ हूं और जयपुर ग्रामीण में हम निरंतर पिछले कई सालों से जनता को बेहतर जीवन स्तर और राजनीति की शुद्धिकरण के हिसाब से कार्य कर रहे हैं। राजनीति में आना, छात्र जो राजनीति है वहां से शुरुआत होना और अब उसके पराकाष्ठा तक आपको जाना है। और अगर ये छात्र राजनीति में आप नहीं आए होते तो अभी क्या कर रहे होते? ये तो छात्र राजनीति में अगर नहीं आया होता तो शायद ये था कि आना है शुरू से ही जुझारूपन, और ये था कि आम आदमी को, आखिरी आदमी को, जैसा हमारे लीडर भी कहते हैं, महात्मा गांधी जी भी कहा करते थे कि अंतिम सत्ता जो भी है, सरकार जो भी है, उसका लक्ष्य होना चाहिए एक सोसाइटी के आम आदमी को और अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचे। तो उसमें हमारी सक्रिय भूमिका थी, निभाने का मन था शुरू से ही कि राजनीति में आना है और लोगों को उस स्तर पे लेके जाना है जहां पे जितनी भी हमारी सामर्थ्यता हो उसके हिसाब से हम आगे बढ़ सकें। राजेश जी, पॉलिटिक्स में आना, राजनीति में आना, क्यों आपका ऐसा क्या कारण बने कि आपको पॉलिटिक्स में आना पड़ा और अब आप जो है पॉलिटिक्स के आगे छात्र नेता से आगे बढ़ रहे हैं, तो इसका क्या कारण है? अमित जी, आज पूरे देश में पिछले कई सालों से जिस तरीके से धर्म के आधार पे पूरे समाज को बांटने का जो एक कुत्संगित प्रयास किया जा रहा है, आज युवाओं को या आप आम आदमी को ले लीजिए, जिस हिसाब से मुख्य मुद्दों से भटकाकर सिर्फ धर्म के नाम पे बांटा जा रहा है और उन्हें मिसगाइड किया जा रहा है अपने लक्ष्य से, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि राजनीति में आके जागरूक करना, अधिक से अधिक युवाओं को जागरूक करके सक्रिय करना, मैं लक्ष्य मानता हूं मेरा प्रथम दृष्टया। छात्र जो राजनीति है वो एक तरह से इस राजनीति की बेस होता है। ऐसे बहुत से नेता हैं जो चाहे प्रताप सिंह खाचरियावास रहे हैं, चाहे सीपी जोशी रहे हैं, चाहे बहुत सी एक रो है जो छात्र नेता के बाद उन्होंने पॉलिटिक्स को अपने एमएलए या एमपीज के लिए काम करना शुरू कर दिया है। तो क्या आपकी विचारधारा समाज सेवा करना है या राजनीति में आना? देखिए, अगर आज समाज सेवा और राजनीति को देखें तो आप दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जो काम कर रहे हैं जनता के लिए, या राजनीति में रह के आज जिस स्तर पे आप लोगों के जीवन स्तर में बदलाव ला सकते हैं, वो राजनीति में रह के ही संभव हो ऐसा भी नहीं है, लेकिन राजनीति में रह के सामर्थ्यता इतनी है राजनीति में कि आप अधिक से अधिक लोगों का जीवन स्तर सुधार सकते हैं और जन सेवा को आप असली मायने में असली मुकाम दे सकते हैं कि किस तरीके से आप संसाधनों का सदुपयोग करके आम जनता को जीवन स्तर कहीं ना कहीं आप उनकी जो समाज से जुड़ी जो चीजें होती हैं उसमें आपका डेवलपमेंट में आपका कहीं अधिकार रहता है, कहीं ना कहीं ये रहता है कि आप किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए पावर जनरेशन भी कहीं ना कहीं, जैसे आज जैसे योजनाएं हैं जिस हिसाब से आज हम बात करें, आज आम आदमी को चिरंजीवी योजना सरकार का भी, हमारे महंगाई राहत कैंप भी चल रहे हैं जी, और उसके साथ में बहुत लार्जर स्केल पे जन कल्याणकारी योजनाएं जो चल रही है सरकार के माध्यम से, कोई बहुत बड़ा उद्योगपति भी चाहे तो उस स्तर पे काम नहीं कर सकता जिस स्तर पे सरकार के हाथों से जन कल्याण के काम हो सकते हैं, लाभ मिल सकता है। महंगाई राहत कैंप का जो पहला
जो रहा वो महापुरा से शुरुआत हुई उसकी। जी, और अभी थोड़े दिनों पहले हर्षा यादव जी का मैंने इंटरव्यू लिया था कि जब गहलोत साहब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे जी। तब भी वही सरपंच थे, और महंगाई राहत कैंप का जो शुरुआत हुई तो तभी हुई। इस महंगाई राहत कैंप ने क्या लोगों की जो सोच है सरकार के प्रति बदल दी है? देखिए, मैं 24 अप्रैल से जब शुभारंभ हुआ महंगाई राहत शिविर का, तो जयपुर ग्रामीण के 22 ब्लॉक में जितने भी कैंप लगे, तो मैं हर कैंप में जाके वहां पे भी जयपुर ग्रामीण में भी गया, मैं बाहर भी गया जी। मैंने देखा कि पहले तो सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकारी कर्मचारियों का भी धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने अपनी पूरी सामर्थ्यता के साथ में लोगों का जो सहयोग किया, लोगों को जितनी योजनाएं थी उनके बारे में अवगत कराया और उन्हें लाभान्वित करवाने का प्रयास किया। पूरे ग्रामीण क्षेत्र में और यहाँ तक कि शहर के क्षेत्र में भी ये स्थिति थी कि एक बुजुर्ग मेरे पास आए जी। आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर, इतनी ज्यादा खराब थी उनकी, और हार्ट अटैक, उन्हें कुछ ही समय पहले हार्ट अटैक से वो पीड़ित रहे। मैं मिलने उनके घर गया, बताया किसी ने, तो उन्होंने कहा कि 12 लाख रुपए का मेरा बिल आया है और आपकी सरकार का, मुख्यमंत्री का, कांग्रेस सरकार की नीतियों का मैं दिल से, हृदय से धन्यवाद देता हूं कि अगर चिरंजीवी योजना का लाभ मुझे नहीं मिल पाता तो मैं शायद इलाज नहीं करा पाता। 12 के 12 लाख रुपए पूरे सरकार की तरफ से उनको प्राप्त हुए, जिस वजह से वो जीवन बच सका। उन जैसे सैकड़ों, हजारों, मैं कह रहा हूँ लाखों की तादाद में लोग प्रभावित हुए और उन्होंने योजनाओं का लाभ लेके असली मायने में देखा कि सरकार का काम क्या है। सरकार का काम जनता का पैसा, जनता की अर्थव्यवस्था को जनता की सुपुर्द करना है। तो जिस लोक कल्याणकारी सोच से हमारी कांग्रेस सरकार चल रही है और काम कर रही है, तो वो जनता का पैसा जनता को ही देने का है और जनता के लाभ, जो योजनाएं जो सरकार को करना चाहिए, वो काम सुचारू रूप से सरकार कर रही है। अभी कुछ ही समय पहले हमारी तरफ से एक पैकेज आया था कि जिसमें एक व्यक्ति का हाथ कट गया था और उस हाथ कटने के बाद पूरा का पूरा जो इलाज है वो चिरंजीवी योजना से हुआ और वो व्यक्ति की जान भी बच पाई और हाथ भी बच पाया। तो कहीं ना कहीं ये एक राजनीति नहीं है, ये एक लोगों का सहयोग की एक तरीका भी है जो कांग्रेस सरकार ने किया है। सर, आप जयपुर ग्रामीण से आते हैं और जयपुर ग्रामीण एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, लंबा, और कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत लंबा एक समय रहा है कि बाहरी लोगों को यहाँ पे बुलाया गया और यहाँ से चुनाव लड़ाए गए। तो और समस्याएं जो हैं वो अभी मुंह बाए खड़ी हुई हैं। तो क्या क्या समस्या जयपुर ग्रामीण क्षेत्र की है? जयपुर ग्रामीण में सबसे मुख्यतः अगर समस्या की बात करेंगे तो पूरे जयपुर ग्रामीण में पीने का पानी, खेती का पानी तो बहुत सेकेंडरी आ गया, दूसरे स्थान पे आ गया। पूरे जयपुर ग्रामीण में पीने के पानी की घनघोर समस्या है। पूरा एरिया डार्क जोन में है। केंद्र सरकार से हमने भी मांग की और ग्रामीणों की तरफ से स्वतः ही आंदोलन हुए ईआरपीसी को लेके, लेकिन आज जो सांसद, पिछले वहां 2 बार से जो सांसद बने हुए हैं, उनका मिलना तो दूर की बात है, दूबर है, समस्याओं की तरफ ध्यान देना भी आकर्षित नहीं। सरकार ने अग्निवीर योजना ली, मुख्यतः जयपुर और जयपुर के आसपास के गांव जो हैं, जहां की मुख्यतः जयपुर ग्रामीण के एक बहुत बड़ा योगदान रहा है अब तक, आजादी के बाद से, आजादी के पहले से भी भारतीय सेना में जी। अग्निवीर योजना, एक बच्चा 18 साल, 19 साल, 20 साल का ग्रेजुएशन पास, ग्रेजुएट होके, और अग्निवीर योजना अपने भारत सरकार ने सेना में अपनी सेवाएं देता था। आज ये स्थिति हो गई है कि पूरे जयपुर ग्रामीण का युवा बेरोजगारी की चपेट में है। आज सरकार की तरफ, केंद्र सरकार की तरफ, और जो अपनी मूलभूत नौकरियां जिनमें जाता था और देश की सेवा करने का उसको मौका प्राप्त होता था भारतीय सेना के माध्यम से, तो वो एक बहुत बड़ा कोलैप्स जयपुर ग्रामीण की जनता को देखने को प्राप्त हो रहा है। दूसरा, नवोदय विद्यालय बना के कांग्रेस सरकार ने जो आज शिक्षा के स्तर को उठाया था और एक बहुत ही अच्छे लेवल पे नवोदय स्कूल ने बहुत प्रतिभाएं भी दी। आपने भी देखा है नवोदय का कितना योगदान है समाज के गठन में। तो नवोदय जैसी योजनाओं को आज मैं देखता हूँ, नवोदय विद्यालय में जाता हूँ तो वहाँ पे केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी किसी प्रकार की सुविधा या उसको अपग्रेड करने का कोई काम नहीं हो रहा है। उन स्कूलों की और ज्यादा जरूरत है। शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार भी प्रयास कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार से जो मिलना चाहिए था सहयोग, वो अपेक्षित नहीं मिल रहा है। मैं पहली बार भी बड़े खुले रूप से अपने चैनल पे कह चुका हूँ कि जब हमारे घर में कोई बीमार हो तो हमारे और पड़ोसियों का कहीं ना कहीं ये कारण रहता है कि हम उनकी सहायता करें, लेकिन
इस बार सरकार के साथ कुछ अलग हुआ। जब कोरोना काल आया तो बजाय विपक्ष ने साथ देने के टांग खिंचाई ज्यादा करी, सरकार गिराने की कोशिश करी और गहलोत साहब को बहुत कम मौका मिला कि वो काम पे रिकंसिडरेशन करें। उससे पहले उनको काम ना करने की परेशानी हमेशा बनी रही। महाराष्ट्र में कुछ अभी इसी तरह के इंसिडेंट हो रहे हैं कि सरकार गिराई जा रही है, बनाई जा रही है। जिस एनसीपी को भ्रष्टाचार का बार बार ढिंढोरा पीटा जाता था, वो एनसीपी को पूरा भ्रष्टाचार का जो है वो व्यक्ति जो है वो बीजेपी में आ गए हैं। तो क्या लगता है कि बीजेपी, मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों वो तो लेके आया और क्यों उन्हें भ्रष्टाचारी कहा गया। देखिए 2014 से जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, तब से एक नए विभाग का गठन होता है, मानव संसाधन विभाग, जो कि ऑफिशियली नहीं था। अमित जी, वो मानव संसाधन विभाग प्रतिभाएं तलाश रहा था कांग्रेस में, और उन सारी प्रतिभाओं को लेके वो जब तक कांग्रेस में पार्टी में हुआ करते थे तब तक वो सारे भ्रष्टाचारी थे। जिस दिन वो बीजेपी का दामन थाम लेते हैं तो वो मानव संसाधन विभाग की मोहर लग जाती है कि अब आप हमारे आदमी हैं, अब आप भ्रष्टाचारों से मुक्त हो गए। महाराष्ट्र में अभी ताजा घटनाक्रम आप देखिए कि जिस ईडी ने पवार परिवार को, अजीत पवार को आरोपी माना है, जैसे इनको मौका लगता है लाके उनको दूल्हा बनाने की कोशिश करते हैं। कोरोना काल में जब पूरी मानवता, पूरा समाज संघर्ष कर रहा था अपनी जान बचाने को और सेवा करने के लिए लोग तत्पर थे, तब केंद्र सरकार ने राजस्थान की सरकार के साथ में क्या किया पूरे देश को पता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो अशोक गहलोत जी रहे जिन्होंने सरकार बचा ली। उससे पहले मध्य प्रदेश में जनता की चुनी हुई सरकार खरीद ली गई जी। लोकतंत्र का हत्या इससे ज्यादा और क्या होगी कि कर्नाटका में जो चुनी सरकार जनता ने चुनी जी, उसका अपमान करते हुए इन्होंने पैसों के बल पे, धमकी के बल पे और सरकारी संस्थानों के उपयोग करते हुए, दुरुपयोग करते हुए कर्नाटक की सरकार गिराई। मणिपुर में, मध्य प्रदेश के बाद में राजस्थान में जो प्रयास हुआ, उसके बाद ये तो प्रयास तो अभी तक चालू है। अब ये जनता को भी सोचने की आवश्यकता है। अब मैं वापस से आपकी बात पे आते हुए, आज युवाओं को, मैं ग्रामीण क्षेत्र में जाता हूं लोगों की समस्याओं को निराकरण के लिए, तो देखते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी लेके सारे युवा जो कल तक काम कर रहे थे, जो अपना उज्जवल भविष्य तलाश रहे थे, उनके मस्तिष्क में, उनकी रीति नीति में जहर घोला जा रहा है। हिंदू मुस्लिम का जहर, आम मुद्दों से बात ही नहीं करने दे रहे। आज लोकतंत्र, हमारे लोकतंत्र को विकसित करते हुए, हमारे लोकतंत्र को आज दिन तक हमारे पूर्वजों ने और पूर्व के नेताओं ने सहेज के इस स्थान पे लेके आए हैं। आज उस लोकतंत्र का हर जगह चीरहरण हो रहा है। आज सरकार वहां पे गिराई जा रही है। राजस्थान की सरकार को गिराने का प्रयास तोड़ने के बाद में भी प्रयासरत रही है भारतीय जनता पार्टी। ऐसा क्या सत्ता का लालच हो रखा है कि हर स्टेट में, हर जगह चुनी हुई सरकार को गिराने का संगीत प्रयास किया जा रहा है। अभी कुछ 6 महीने पहले राहुल गांधी की यात्रा हुई जी, और साथ साथ अशोक गहलोत का कैंपेन जी। क्या लगता है कि इस बार कांग्रेस सरकार रिपीट होगी? बिल्कुल, निश्चित रूप से। और बाकी के सर्वे, सारे आपने सर्वे भी देखे होंगे, उसके अलावा आप भी लोगों से मिलते होंगे, लोगों के आपके भी व्यू आते होंगे या हम जाते हैं, तो लोगों का मानना यह है कि जो सरकार को काम करना चाहिए था, सही मायने में जो काम करना चाहिए था, वो गहलोत सरकार कर रही है। और निश्चित रूप से हमारी 2023 में सरकार रिपीट हो रही है। आज के लिए एक युवा नेता, एक सशक्त नेता, एक ऐसा जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं और कांग्रेस की नीतियां और खासकर मानसिकता को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं और हमेशा अपने एरिया में जो इनका इलाका है, जिस इलाके में काम करते हैं, हमेशा एक्टिव रहते हैं। तो धन्यवाद राजेश चौधरी जी आज आपके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं विशेष तौर पे ये करता रहूंगा कि आप आगे बढ़ें और कहीं ना कहीं आप अपनी उपलब्धियों को हासिल करें, और आप भी हमें मार्ग प्रशस्त करते रहें। जहां गलती हो वहां लोकतंत्र में हमें भी समझाने का और हमें हमारी भर्त्सना करने का भी आप अधिकार का उपयोग करते रहें। ये पहला ही इंसिडेंट है कि हम एज ए मीडिया, एज ए पत्रकार, हम गहलोत साहब की भी बुराई कर सकते हैं। ये अधिकार उन्होंने हमें दिया है जी, ये बिल्कुल निश्चित तौर पे। और अगर शायद कोई और होता तो शायद हम इतना नहीं बोल पाते। नहीं, बिल्कुल। ये बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।